Hello. Good morning, students. Yes, ma'am. Are you? Are you nervous? Okay, fine. Let's just wait for other people to join in. तो आज हमें कल हम एंजाइम काइनेटिक्स कर रहे थे. आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन द एंजाइम काइनेटिक्स मोर बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन और उसका कांस्टेंट और ग्राफ. ये बार बार आता है. So we have to do this properly in order to get good marks. ठीक है, बाकी नॉलेज के बेस पे भी इट्स इम्पोर्टेंट. तो आज हम इसको कर लेते हैं. लेट्स सी. आज अटेंडेंस बहुत कम है. आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. चलो स्टार्ट कर देते हैं. जैसे जैसे जब सब लोग ज्वाइन करेंगे वैसे भी रन. Okay, so you can see the screen. तो स्क्रीन पे बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स है और आज ही एंजाइम काइनेटिक्स हम लोग बोर्ड पे करेंगे. तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स. जो स्लाइड में दिया हुआ है उसको देखते रहो एंड जस्ट लेट मी नो
कि आपको कहाँ तक बोर्ड में दिख रहा है और कितना समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट, जब भी हम एसिड में दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ एसिड बेस कैटालिसिस, जिसमें कि हमने एसिड को एज एन एग्जाम्पल लेकर के काइनेटिक इक्वेशन लिखी थी और उसको उसमें दो अप्रॉक्सीमेशंस लगाए थे। लास्ट में हमने बात की थी कि एक तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में चेंज नहीं होती है, तो हमने वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ से रिमूव किया था। पर जो तीनों काइनेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो तीनों काइनेटिक इक्वेशंस है, कौन कौन से काइनेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? एसिड बेस कैटालिसिस, दूसरा एंजाइम काइनेटिक्स, एक हम आज पढ़ेंगे सरफेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। This is one of the most important ones because it has got a practical use and it's important. Okay, this is all I can say. So तीनों ही काइनेटिक्स में क्या बेसिक एग्जांपल है, तो क्या बेसिक assumption हमने यूज किया है? तीनों ही काइनेटिक्स में the basic assumption that we have used is steady state approximation. And what does the steady state approximation say? It says कि जो भी intermediate है, I am just taking an example of intermediate. ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ओवर द टाइम, बिकॉज व्हाट इज रेट इज चेंज कॉन्सेंट्रेशन ओवर द टाइम। तो जो भी चेंज इन इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन ओवर द टाइम है दैट रिमेन्स जीरो। इसका मतलब जितनी जल्दी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उतनी जल्दी चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। सो अ मॉलिक्यूल, a reactant molecule that reacts with a catalyst and changes into an intermediate if simultaneously it changes into the product. So एक vessel में, ठीक है, this is a vessel for chemical reaction. So in this particular vessel, the concentration of intermediate is not changing. That is what this steady state approximation says. Why do we do steady state approximation? This is one of the questions. ठीक है, जो mathematical जो arrangement of equations है वो तो हम कर ही लेंगे, बट कॉन्सेप्ट की बात यह है कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करना ही क्यों है, उसको यूज क्यों करना है? उसको यूज इसलिए करना है क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? वो स्लो स्टेप है। And which one? And what is slow step? Slow step is the one which involves your intermediate. ठीक है, इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट का स्टेप है, दिस इज योर स्लो स्टेप एंड दैट इज व्हाई इट्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को हम इन जनरल नहीं पता कर सकते, हमें रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। एक वेसल में हम कितना मोलर ए डाल रहे हैं, कितना मोलर बी डाल रहे हैं, या फिर कितना ग्राम ए और कितना ग्राम बी डाल रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं। बट उन दोनों के कॉम्प्लेक्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है ये कैलकुलेट करना इज नॉट ईजी। So for that we use steady state approximation and found out the overall rate of the reaction. ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्यों लगाते हैं और इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज करके निकालना क्यों जरूरी है। ठीक है, बिकॉज इंटरमीडिएट इज द वन हु इज रूलिंग और गवर्निंग द टोटल ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, so let's go back to the enzyme kinetics जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। एंजाइम काइनेटिक्स वाला ग्राफ सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ग्राफ के पीछे जो केमिकल डेरिवेशंस है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड पे। किसी भी काइनेटिक रिएक्शन का आई होप यू कैन सी, किसी भी काइनेटिक रिएक्शन में जो एंटिटीज इन्वॉल्व है वो आपके रिएक्टेंट्स है, कैटलिस्ट है और एसिड बेस हो सकता है वो कैटलिस्ट, एंजाइम हो सकता है, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स या लाइगेंड हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, बट जो उसकी काइनेटिक्स है वो लार्जली सेम है। व्हेन यू विल स्टडी और रिवाइज दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिट 2 यू विल रियलाइज कि जो अप्रॉक्सीमेशंस है और जो इक्वेशन है दैट इज सेम। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू द इक्वेशन फॉर दिस एंजाइम काइनेटिक्स। और वी हैव टेकन दिस इज योर S, दिस इज योर सब्सट्रैक्ट,
ठीक है, स्लाइड को फॉलो करते रहना. दिस इज योर एंजाइम and this first is your reversible reaction, and these are the rate constants for reverse forward and your reversible reaction. So what do we have now? We have a complex made of enzyme and your substrate molecule, molecule of an enzyme and substrate molecule. The next step is conversion of this complex into a product plus your enzyme. Okay, enzyme is a catalyst, so it will be received back. Just follow the slide, you will find everything on the slide. But to make it better for you to understand, I am doing it on the board. ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए. अब हमें क्या करना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? दिस इज योर फास्ट स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? ये वाला. दिस इज योर स्लो स्टेप. So the one that will dominate or the overall rate of the reaction is your slow step. So overall rate of the reaction of this particular reaction, conversion of substrate to product, is equal to D into change in the concentration of substrate here upon time into your what is the ruling or what is the dominating step? It's your conversion of complex into product. So we are going to use that slow step and write the equation. So the reactant here is your ES. What is involved? The concentration of your intermediate here is involved. So we use ES. अब we know कि ES intermediate की concentration हमें पता नहीं होती है. ठीक है. So what we have to do? We have to figure out the concentration of ES, and what are we doing? We are taking using steady state approximation, which says कि जो equilibrium position में the concentration does not change with time. I repeat, equilibrium position में the concentration does not change. So what does that mean? We apply steady state approximation. Slide को follow करते हैं ना? We apply steady state approximation, so dS over dt will not change. Okay, so forward or backward reactions को अगर equilibrium पे हम reactions को अगर equilibrium पे one side में लिख लें तो कैसे बनेगा equation? It will change to K1 into E and S. ठीक है, minus your this backward reaction and your slow step or the product forming reaction, which involve both intermediates. Okay, so we write it as K minus K2 ES plus K3. ठीक है, यहाँ तक का क्लियर होगा? Okay, I hope you can see the board here. Okay, so I hope यहाँ तक का clear है. So what we have to do? We have to rearrange this one particular equation, and what we get? K1 forward reaction को एक side ले लेते हैं. Then we have the backward and the slow step, and we write it as K2 ES in your concentration of the intermediate plus your K3 into ES. Okay, what I am doing, I am just rearranging and trying to calculate the concentration of ES. That is the task I am doing using this simple mathematics and rearranging of equations. So just take the common ES out of it, and we have K1 ES. This here enzyme and your substrate is equals to ES को common ले लेते हैं, and we have K2 plus the K3. Okay, तो यहाँ से हमको इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा. आई होप यू कैन सी द बोर्ड. दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है कि नहीं? हेलो? यस दिख रहा है मैम. दिख रहा है तो ठीक है, बता देना मुझे, और बीच बीच में कहीं पे डाउट हो रहा है वो भी बता देना. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बोर्ड पे करके बता रही हूँ. इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप ही वही स्टेप है जो कि ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन डोमिनेट करता है, इसीलिए ये पूरी सारी एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होती है। So we do an approximation, we take an approximation, do this math and try to figure out the concentration of intermediate, this one particular value. So ES is equals to K1 enzyme concentration. यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ तक see I have reached here. If you can see the cursor, I have reached here. So K1 is equals to your enzyme intermediate concentration is equals to K1 upon ये वाला वैल्यू प्लस K2 प्लस K3. ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए. Can you see this cursor moving on the screen? Yes. So I have reached this particular value here. अब इस इक्वेशन में जिसको मैंने अभी मार्क किया है, इस इक्वेशन में एक इशू है और वो इशू ये है कि जो एंजाइम है, कोई स्टूडेंट बताएगा कि ई क्या है? चलो लेट्स डू दिस, लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव क्लास. Let me ask you a few questions, okay? Okay, ये S था, ये E है, and we have reached the stage after doing some approximation. We have reached the stage K1 into this and this over K2 plus K3. सबस्ट्रैट की कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी ले लो, यू नो इट, ओके. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है. ये जो एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है? वन हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस. ये एंजाइम वो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है जो कि अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है. आई रिपीट, दीज आर द एंजाइम मॉलिक्यूल्स available for substrate. ठीक है, अगर मैं आपको एक वेसल दे दूं, उसमें एक S की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स जस्ट से 10 ग्राम्स कर देते हैं, ओके. सम सॉल्यूशन टेक आउट द मोलारिटी एंड एवरीथिंग. एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स जस्ट से 5 ग्राम्स. This is the total enzyme concentration. I will give you an enzyme concentration E naught. This is the 5 grams. Now I am telling you to do a reaction, okay, and you make a solution out of it. You do a reaction and you write this kinetic equation which is written on the top, okay. So I have one question with you and that question is कि आप मुझे ये बताओ कि इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और जो फ्री एंजाइम्स अवेलेबल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने फ्री एंजाइम्स अवेलेबल हैं फॉर सबस्ट्रैट एट एनी टाइम. ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने फ्री एंजाइम्स अवेलेबल है एट एनी टाइम. क्या ये आप फिगर आउट कर सकते हो इफ दिस इज योर रिएक्शन वेसल? No, that is not possible. This is another difficulty that we are facing. So what we have to do, we have to find out a relation so that this particular value, the enzyme, the free enzyme value can also be calculated. ठीक है, इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं थी तो वो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से इन दोनों का रिलेशन निकाल करके फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड स्लो स्टेप का रिलेशन निकाल के we reach to this particular stage. Now the second difficulty that you are facing is that you do not know the concentration or the number of free enzymes molecules available for the substrate. उसका एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको इस तरीके से दिया कि एक सबस्ट्रैट आपको 10 ग्राम्स आपने एक रिएक्शन वेसल में डाला, उसके बाद एक एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन आपने 5 ग्राम्स एक रिएक्शन वेसल में डाल दी. Now I am asking you to tell me the number of free enzyme molecules available for the substrate at any time. ये भी नहीं पता, ठीक है, इसको भी निकालना मुश्किल है. But this particular entity has a relationship with
total enzyme that you have given and the enzyme molecules used in complex. I repeat, this particular entity, the number of free enzymes to be used. Okay. I repeat, the number of number of molecules of free enzymes to be used has a relationship with total enzyme concentration and the concentration of the intermediate here, ES. ठीक है, तो ये दोनों टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट और जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स की, इन दोनों के बीच में रिलेशन है. व्हाट इज दैट रिलेशन? दैट रिलेशन इज enzyme free enzyme is equal to total minus the molecules used in complex. Let me just shift the camera, you cannot see. Yeah, this is the relationship between your free enzyme molecules. This is your free enzyme molecules. This is your total enzyme molecule. ये एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था आपको 5 ग्राम्स वाला. तो माइनस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. टोटल में से कितने कॉम्प्लेक्स बनने में यूज हो गए? इफ यू रिड्यूस दैट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू और द अमाउंट ऑफ फ्री एंजाइम्स अवेलेबल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशनशिप between the total enzyme and the complex concentration and use here. So we are going to use this E naught. Let me just write it here. This E naught, E is equals to concentration of the enzyme is equals to E naught minus ES. Can you see the board? Yeah, you can see that. Okay. So we are going to use this relation, this particular equation and split it in here. So what do we get? We get K1 is equals to, let's just write it, E naught minus ES into this particular S upon K2 plus K3. So what we are going to do? We are going to again open up this particular value and rearrange the equation. So ये K2 plus K3 ये इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर से and let's just open this up. Okay. So K1 is equals to E naught minus K1 ठीक है. आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा. स्लाइड को भी देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, बट यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि हमने क्या किया. जो हमें इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी उसमें दो पैरामीटर्स थे, फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता था हमें टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ. सो व्हाट डिड वी यूज? वी यूज दिस पर्टिकुलर E naught, E is equals to total enzyme minus concentration of intermediate. तो ये वैल्यू पूरी की पूरी उठा करके हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है एंड वी हैव रीअरेंज्ड द इक्वेशन in this particular manner. So let's just solve it further. So ES वाली जो intermediate वाली components है, we will keep them on one side and solve for ES again. Okay. So what do we have? We have K2 plus K3. Just follow the slide. Plus your K1. ठीक है. ये यहाँ तक आई होप बोर्ड दिख रहा हूँ. This is what I was doing. Yeah, fine. तो ये पूरा सेट ये ES जो इंटरमीडिएट में है वहाँ पे I have just shifted it on the left side and I'm going to calculate for ES again. Okay. So this is what we have. Now we have a relationship between ES and
your, that is your intermediate concentration and your total enzyme concentration. तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इसको फिर से रीअरेंज कर देते हैं। तो एट द एंड वी हैव Vs is equals to K1 E0 into your substrate concentration over the पूरा का पूरा equation we are going to place it in the denominator. So we have K2 plus K3 plus K1 S. I hope ये दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड। बट की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। की पॉइंट्स आर, वी यूज स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, वी कैलकुलेट द concentration of intermediate, since we do not know the free enzyme molecules available at a moment, so we try to figure out a relationship between your E0 total enzyme and your intermediate complex and put it in this form. So finally we have a value of intermediate concentration in this particular formula, and let's go further with it. I'm going to rub other parts and I will start with this and figure out how the graph is drawn. Okay. तो मैथ्स पार्ट है वो तो आप लोग एक बार स्लाइड देखेंगे तो समझ लेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट पार्ट है दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जब हमने ये कैलकुलेट किया, so we have reached this particular stage here, we have reached this here, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। Now we are going to simplify it further as shown in this page, ठीक है। तो यहाँ तक हम we have reached, this is your K1 E0 upon K1 substrate concentration plus K2 plus K3. So divide this whole thing, the numerator and the denominator by K1, and what do we get? We get divided by K1. Okay, the constant of forward reaction. To simplify the equation, we have over, this is your plus K2 plus K3 over K1. Okay, this is how you get your this particular value. Menten constant, this particular value, this thing is called your Michaelis-Menten value. इसको Km के से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये पूरा आपका this particular value, after solving this equation, simplifying it, dividing the numerator and the denominator by K1, we reach a constant which is your Km, and this constant shows the relationship between your all three reaction steps, that is your forward, backward and your product forming reaction. So Km क्यों important है enzyme kinetics में, that we are going to talk about it, but let's first do the conditions that are involved. So this equation here can also be written as, okay, यहाँ पे इस पूरे को सिंप्लीफाई करके Q2 plus Q3 over Km, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आपकी इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन बता रही है इन रिलेशनशिप विद द Michaelis-Menten कांस्टेंट, ठीक है। ये रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करना Michaelis-Menten इक्वेशन से। ये इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन है, पूरा Michaelis-Menten कांस्टेंट के साथ पूरा रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हियर इन कैलकुलेटिंग द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लेट्स गो टू द स्लाइड। यहाँ पे आई एम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस हियर, ओके। लेट्स गो टू दिस, लेट्स टेक इट फर्दर। Let's start with here. So what do we have? We have an enzyme concentration, intermediate concentration in terms of what? In terms of total enzyme
सबस्ट्रैट, ये दोनों ही चीजें हमको पता होती हैं, ठीक है। टोटल एंजाइम हमको कितना दे रहे हैं, ये भी हमको पता है, सबस्ट्रैट भी पता है, तो ये एंटिटी निकालना आपकी इजी होगा, ठीक है। नाउ वी हैव सबस्ट्रैट कंसंट्रेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द थ्री रेट कांस्टेंट्स। व्हाट इज इट डिनोटेड बाय? डिनोटेड बाय Km. Rate of the overall reaction, this is your intermediate concentration. Rate of the overall reaction says rate of reaction is equals to your K3, rate determining step, plus your Vx. तो इस K3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, we get the rate of the reaction. या ये पूरा इस जगह पे we are going to put and we are going to calculate the rate of the reaction. So what do we have? Upon substrate concentration plus your Km. ये क्या है? ये this is your Michaelis Menten equation. यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, इन 32 स्टूडेंट्स में से किसी को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी गई है। कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है कि टोटल फ्री एंजाइम क्यों लिया है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, व्हाई this complex concentration is used in rate calculating the rate of the reaction, that has also been discussed. So we really slow step or rate determining step, so we consider this, and we do not know this, that is why we have done this whole exercise. Now there are two things we have achieved. First is Km value. What was Km? Km is equals to K2 plus K3 over K1, and finally we get the rate of any enzymatic reaction, and it's also called as a Michaelis Menten equation. अब इसमें तीन कंडीशंस अगर आप अप्लाई करोगे तो you will get your graph. Okay, so let's go to that graph. You will remember this particular slide equation here and apply the conditions on the graph. फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है रेट की? फाइनल इक्वेशन की, I have to change the marker, it has dried out. So the final equation for the rate of reaction was, rate of reaction of what? Of any enzymatic reaction. Okay, the final equation that we got was Kc Q0 over S plus Km. Okay, this was what we were getting. Can we see that on this slide? Yes, we can. Now there are three conditions which are applicable to this particular equation. The condition one is condition 2 and condition 3. तीनों conditions को यहाँ state कर देते हैं. First condition is when the substrate concentration is very high. When इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ. When the substrate concentration is very high in comparison to the rate constant. Substrate concentration का high होने का मतलब क्या है? Substrate concentration का high होने का मतलब ये है, या large होने का मतलब ये है कि enzyme molecules and the substrates have not been able to find each other. ठीक है, तभी तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती, इसका मतलब ये होता अगर ये वैल्यू यहाँ पे कम होती, जो कि हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे कम होती, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन में क्या समझ में आ रहा है? ये आपका फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स. अगर वो एंजाइम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं या उनके बीच में रिएक्शन हो जाती, then they must have changed into a complex or they must have changed into a product. So first condition में that is not happening. So okay, second condition में the Km value, the rate constant is very high in comparison to the substrate, and in the third condition Km is equal to your substrate concentration. ठीक है, जितना रेट कांस्टेंट है उतना ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है. तो इसको हम किस तरीके से मैच
मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। ओके, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं। So when the substrate concentration is very high, what do we have? We have Km which is negligible. So we are going to remove it from the denominator. So what do we get? Rate is equals to Kc E naught S over. When you take Km negligible, all you have got is your substrate concentration. So you can reduce this. And the rate of the reaction that we have is Kc E naught into, yeah, this is all you have got. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे सबस्ट्रैट रेट ऑफ द रिएक्शन सबस्ट्रैट कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। आई रिपीट, जस्ट हैव अ लुक एट इट एट द बोर्ड। ये सबस्ट्रैट कॉन्सेंट्रेशन है विच इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द रेट कांस्टेंट, सो वी यूज make this Km here negligible, and what we have got is your rate constant of slow step into total enzyme concentration. So what does this one particular thing signify? This signifies that the rate of the reaction is independent or becomes independent of the substrate concentration. ये स्टेज कहाँ पे आती है? ये स्टेज आती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। Let's do the similar thing for this condition. And what do we do? What do we see? Km is very high in comparison to your substrate molecule. So यहाँ substrate की concentration बहुत ज़्यादा है, Km value substrate की concentration बहुत कम है, यानी कि substrate molecules largely use up हो रहे हैं product formation में, और Km भी ज़्यादा है, ठीक है। So what, applying this particular condition here in this equation, rate equation, what do we have? Again, we have K3, R is equals to K3, E naught S over your Km. Okay, so you are negligible here, so we have made it negligible or removed it from the denominator. So what do we have? We have a relationship between your forward reaction, your slow step reaction, total enzyme concentration, substrate concentration, and Michaelis-Menten equation. So this particular value here, let me go back to the slide. I just missed a step. I should have told you. This particular value here is also called as Vmax. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी हैव Vmax is equals to over Km into your substrate concentration, ठीक है। तो ये आपका रेट का रिलेशनशिप सबस्ट्रैट के साथ दिख रहा है, सबस्ट्रैट कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिख रहा है। सो दिस condition where the rate constant, the Michaelis-Menten constant is very high in comparison to your substrate concentration tells you about the first order reaction, क्योंकि यहाँ पे rate of the reaction is dependent upon substrate concentration। थर्ड एक कंडीशन और है जहाँ पे कि substrate concentration और rate of the ये Michaelis-Menten constant equal हो जाता है। So we are going to again put it in this value, in this equation, and the equation becomes your K3 E naught S और Km को S के बराबर में रख देंगे, so we have S plus your S. So what do we get finally? We get 1/2 Vmax is the value, because I have kept this K3 E naught as Vmax here, ठीक है। ये आपकी तीन कंडीशंस है जिनको सो ऑल दीज थ्री कंडीशंस जो हम बार बार जब हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तीनों कंडीशंस हमें देखने के लिए मिल रही थी। फर्स्ट वाज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इट वाज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन देयर वाज अ कंडीशन वेयर वी टॉक्ड अबाउट हाफ Vmax. Half Vmax tells you that the concentration of your substrate is half, relates to half of the rate constant.
ये आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशनल एक्सप्लेनेशन है आपका टोटल ग्राफ का, ठीक है। It is already given to you in the slide. तीनों conditions are made for you in this tabulated form. तो ये सारे Michaelis-Menten equation में you need to mention whenever you are asked for in examination. Okay. अब Km value बार-बार एक term आ रही है Km value, ठीक है। तो Km value क्यों important है? Enzyme studies में क्यों उसको हम study करते हैं? This was one more question, conceptual question. इक्वेशन तो आप लोग स्लाइड में से देख के कर लेंगे। आई हैव जस्ट ट्राइड टू किसी को डाउट हो, एग्जाम आने वाला है, स्क्रीनशॉट दे के पूछ सकते हैं। ये का रिएक्शन जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे ये वाला, तो वेयर डिड वी मार्क द जीरो ऑर्डर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हियर, where did we mark the first order? We mark the first order there. The relationship between the rate constant and your enzyme substrate concentration. Sorry, the relationship between the rate constant and your substrate concentration was linear. Okay. So where did we mark it? We marked it here, the first order, till the place which you are linear. इसके बाद ये प्लेटो अचीव होता है, इसलिए ये शो करता है, ये वीनैक्स यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था, तो ये पर्टिकुलर ये शो करता है कि अब जितना भी आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, एंजाइम मॉलिक्यूल सब फिल्ड है, उनकी एक्टिव साइट सब फिल्ड है, ठीक है, नो एक्टिव साइट आर अवेलेबल। दिस इज द साइट वेयर यू सी दिस पर्टिकुलर प्लेटो half of Vmax first, you are related to Km value, when the Km value is equal to, हमने जो एक रिलेशनशिप देखा था यहाँ पे, स्लाइड में जाते हैं दोबारा से, ठीक है, हाफ ऑफ Vmax देख लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर हाफ ऑफ Vmax कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें ये पॉइंट एक मिल गया जहाँ पे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन कर रहे हो, एंड व्हाट यू सी इज एक ग्राफ आपको मिला इस टाइप का, यू मार्क द Vmax जहाँ पे आपको प्लेटो मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर हाफ पे आप मार्क करोगे, यू गेट हाफ ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ द सेकंड थिंग दैट यू गेट टू नो इज that the Km value is equal to your substrate concentration. So we will extrapolate this, we will just drop the graph to the, यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर ड्रॉप द ग्राफ टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? इन कोरिलेशन विद द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस दैट यू विल कैलकुलेट, एंड दिस हियर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, Km is equals to S. This here tells you or gives you the Km value. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि Km वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है। एक कोई एक्स मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई एक्स मॉलिक्यूल ले लिया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है। इस एक्स मॉलिक्यूल को दो डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करो, एक एंजाइम E1 है, दूसरा आपको एक एंजाइम दे दिया E2, ठीक है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। द ग्राफ दैट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस। So V1 was attained at the similar position, but what do we see? दोनों के केस में where we are going to get the X value, we are going to get the Km value here, ठीक है। इसी लाइन अगर ये Vmax वालों सेम है, इसके हाफ पे you have to calculate the Km value according to the condition 3, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करोगे और इसका एक इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो y कोऑर्डिनेट इज योर हाफ Vmax, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी योर substrate concentration or Km value according to equation 3, condition 3, ठीक है। अब
दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। जो फर्स्ट है that has a lower value, the second one has a higher value, ठीक है। तो this Km is higher for enzyme 2, this Km is lower। यहाँ से ग्राफिकली दिख भी रहा है, अगर 0 ये है और यहाँ पे लेट्स से हम 100 is the number, then the second one is higher, the value for the second graph is higher। What does this tell you experimentally scientific form में? This value tells you कि enzyme the substrate molecules here are not able to find affinity towards enzyme molecules, तभी तो rate of the reaction has not increased and the number of molecules that are freely available is higher in the second case। तो किसी भी एंजाइम की अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो किसी भी एंजाइम की अगर एफिनिटी निकालनी है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रैट के साथ इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अगर किसी भी एंजाइम की एफिनिटी निकालनी है, मान लीजिए ये E1 था, सेकंड कंडीशन में E2 था, दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, Km वैल्यू निकाल लिया। अगर एंजाइम की एफिनिटी निकालनी है या उसको कितना ज़्यादा मतलब एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, एफिनिटी को सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं कि कितना ज़्यादा सबस्ट्रैट मॉलिक्यूल के साथ एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, वो आपको वैल्यू Km वैल्यू भी बता देता है। तो अगर Km वैल्यू कम है इसका मतलब ये कि सबस्ट्रैट मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होने की तरफ मूव कर रहे हैं whenever we form a complex in your enzyme with the enzyme, ठीक है। जब Km वैल्यू कम ज़्यादा होगी that means number of the concentration of substrate molecules is higher because this is a concentration graph, no, this is a concentration of substrate molecule axis, so number of molecules is higher। उसको इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन है इस पूरी एंजाइम काइनेटिक्स की, ठीक है। तो ये आपका माइकलिस मेंटन का पूरा इक्वेशन है, ग्राफ है, इसकी एप्लीकेशन है इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। इसको इजी करने के लिए, इस कर्व प्लॉट को इजी फॉर्म में समझने के लिए Lineweaver was a scientist, so he made this whole graph easier to calculate. And what did he do? Let me go to the slide now. He took a reciprocal. Let's just go back to the slide. I hope you can all hear me. So he took a reciprocal of the rate constant equation here. So what do we get? We get this particular value, ठीक है। इसको सारे इक्वेशन को अगर आप 1 अपॉन में रख देंगे so we get this particular value 1 upon rate is equals to Km Vmax plus 1 upon x plus 1 upon Vmax। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे this represents your linear line equation जो बोलते हैं, linear equation जो होती है y is equals to mx plus c, उसको represent करता है and you can calculate the value of Km and Vmax using this equation, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैंने प्लॉट करके दे दिया है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज दिस कंप्लीट्स योर काइनेटिक एंजाइम काइनेटिक्स, इट्स assumptions, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है। लाइनवीवर प्लॉट में कुछ नहीं है, मैं एक बार इसको चलो आपके लिए इजी करके बता ही देती हूँ। ये पूरा जो रेट है आज इसको अगर हम 1 upon में रखना शुरू करें, let's say take it as Vmax, what value we have Vmax over S plus Km, ठीक है। इसको अगर 1 upon में रखना शुरू करें, रेसिप्रोकल करें, what do we have this is equals to your S upon Vmax। Am I doing it right? बताओ भाई, गलत हो गया क्या कहीं पे? Yes, sir. कहाँ पे गलत हुआ, कैसे हुआ, चलो आप लोग बताओ, मैं देखने बात करते। Did I write it wrong? No, I did not write it wrong. It's right here, and we have to do the reciprocal. What do we do? We take the Km value over Vmax.
the graph that you get is something like this. So I have already given the values in the slide. You can have a look at it. But इसका concept सिर्फ इतना ही है that it's the reciprocal of the Michaelis-Menten equation, and it was done to calculate the slope easily. ठीक है, y is equal to mx plus c यूज करके स्लोप निकाल लो एंड km वैल्यू निकाल लो. तो अगर कोई रिसर्च लैब में काम कर रहा है उसको km निकालना है विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर, सो ही कैन जस्ट टेक द डेटा प्लॉट, डू द रेसिप्रोकल एंड ड्रॉ अ लाइन ग्राफ. ओके, तो ये आपका एंजाइम काइनेटिक्स का पूरा स्टडी है और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप 19 स्टूडेंट्स आर देयर इन द सेकंड क्लास, इन द सेकंड आफ्टर रीजॉइनिंग. तो आई होप किसी को एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है. अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्लास 310 की क्लास में लूंगी, जिसमें कि आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट important topics, graphs, and equations that are important for you. So I expect all of you to attend that particular class. Okay. So ये आपका enzyme kinetics को खत्म कर देता है यहाँ पे. The next topic, the last thing that is left is your surface adsorption वाला. So that this is a very small topic. This I will discuss in your next class. ठीक है. तो अब तक के एंजाइम काइनेटिक्स या फिर कैटालिसिस या जो यूनिट 1 का कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो आप पूछ लो, बिकॉज अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ. Because we have 5-6 minutes more. So if you have a doubt, then you can ask me. Otherwise, we will discuss it in the last class. And I will start with this one particular topic. It's a small topic. और डेरिवेशन भी इसकी बहुत छोटी है. 19 में से किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर लूँ. ठीक है, चलो. इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग आई विल से इट. ओके, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है विच इन्वॉल्व्स योर काइनेटिक्स, और ये लैंगमेयर हेंजलवुड मैकेनिज्म है. ये मैकेनिज्म 2-3 assumptions पे बेस्ड है. ठीक है. Acid base catalysis, Michaelis-Menten equation, Langmuir-Hunsrud equation और मैकेनिज्म. तो ये जो लैंगमुइर वाला हुंसरवुड वाला यहाँ मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किसको डिपेंड, किसके बारे में स्टेट करता है? ये मैकेनिज्म स्टेट करता है, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ये मैकेनिज्म स्टेट करता है जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस में जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, तो एब्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है, एब्जॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन का. जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, इस पे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, देन द रिएक्शन टुक प्लेस एंड दे डिसॉल्व. ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट विच डिसॉल्व. ओके, दिस इज योर रिएक्शन विच गॉट डिसॉल्व. तो लैंगमुइर दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला and they scientifically explain the relationship between the process of rate of absorption and rate of desorption. तो उसमें दोनों ने 3 assumptions लिए थे. इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि Langmuir-Hunsrud बेसिकली टॉक्स अबाउट योर एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन का रेट, सिंपल टर्म्स में. ठीक है, एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कहाँ पे यूज हो रहा था? वो यूज हो रहा था हेटेरोजेनस कैटालिसिस में, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स पढ़ी थी. तो हम जब लास्ट की क्लास में मिलेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, और ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ये दोनों साइंटिस्ट ने 2-3 assumption दिए. फर्स्ट इज द chemi-absorption plays an important role in heterogeneous catalysis that we know. Second assumption they told was कि दोनों का इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज सेम. मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते हैं इक्विलिब्रियम पे सरफेस पे अटैच करते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स उसी रेट से डिसॉल्व भी होते हैं. ठीक है, सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन इज इक्वल. ये सेकंड assumption था.
थर्ड assumption है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो स्टेप है जब रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन का ड्रॉप, सेकेंड स्टेप होगा रिएक्शन और कैटलिस्ट का रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन किस सरफेस पे बात कर रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन बात कर रहे हैं कैटलिस्ट के सरफेस पे। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो रिएक्शन वाला स्टेप है जब कैटलिस्ट और रिएक्शन के मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है। थर्ड जो उनका assumption था वो ये कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है कि कितने साइट्स अवेलेबल हैं कैटलिस्ट के ऊपर फॉर अ रिएक्टेंट टू अटैच। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से भर जाएगा, so what will happen, no site will be available for a fresh reactant molecule to come and attack. So this is what we are going to talk in the next class. We will discuss about the important topics for your examination point of view and the small derivation. I will give all many simplified version for this derivation in case you find no time. Okay. So this is all about today's class. So thank you for your patience and we will meet in the class at 3:10 where we'll discuss the important topics and this particular small this derivation. Okay. So I'm ending the class here. So good day to all. ओके और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि टाइमली जो मैंने गूगल क्लासरूम पे पूरा शेयर कर दिया है सारा मटेरियल यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर, तो उसको एक बार गो थ्रू करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वी स्टिल हैव टाइम like 15 our chemistry examination is on 20th, so till 20th you can ask me whenever you have any doubt, okay.